नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका इस नए सेशन पे। मेरा नाम आशुतोष है, आप मुझे लाइव देख रहे हैं। आज के क्लास में हम लोग बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन से पहले लेक्चर सीरीज में जुड़े हैं। अगर आप नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, नीचे दिए गए नंबर्स पे आप हमसे कॉल करके कनेक्ट कर सकते हैं, तथा कोई भी असुविधा हो, कोई भी समस्या हो तो वहां पे आप लिखकर हमें बता सकते हैं। अब ये बेसिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर की अगर हम लोग बात करें, बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो ये कैसे चलता है, काम कैसे करता है, पढ़ना क्या क्या है, ये हम लोग को जानना है। तो एक बहुत ही वास्ट सिलेबस है इसका, जिसे जानना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी हमें सीखना पड़ेगा। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि कंप्यूटर की शुरुआत कहां से हुई, कंप्यूटर आया कहां से, और फिर चीजें कैसे आगे बढ़ती गई। 1944 की बात करें तो पहली बार एक डिवाइस बनाया गया जिसका नाम था एनिक। अब ये एनिक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एनिक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, एनिक। ये एनिक जो था वो पहला ऑटोमेटिक कंप्यूटिंग डिवाइस था। ठीक है, तो ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि पहला ऑटोमेटिक कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सा था। तो आप बता सकते हैं कि पहला ऑटोमेटिक कंप्यूटिंग डिवाइस जो था वो एनिक था, और एनिक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। कब बनाया गया? तो ये बनाया गया 1944 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के द्वारा। तो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ने पहली बार बनाया था। अब इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो इसका इस्तेमाल इसलिए किया गया, यानी एनिक का इस्तेमाल इसलिए किया गया वर्ल्ड वॉर 2 में यह मेजर करने के लिए, यह नापने के लिए कि कितने दूर तक एक हथियार से फायरिंग किया जा सकता है। तो हथियार के शूटिंग स्कोप के लिए हम लोगों ने, या यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया ने पहली बार बनाया एक ऑटोमेटिक कंप्यूटिंग डिवाइस, जिसको बोलते हैं हम लोग एनिक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इससे आगे बढ़ते हुए 1949 में एडसेक बना। एडसेक क्या था? तो एडसेक का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। अब एडसेक जो है यह आज मॉडर्न कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है। क्या होता है एडसेक में? तो एडसेक एक ऐसा फीचर लेकर आया जहां पर आप स्टोर कर सकते थे क्या? प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस और उससे संबंधित डेटा को। यानी मॉडर्न कंप्यूटर में जो हम लोग मेमोरी यूज करते हैं, उस मेमोरी का कॉन्सेप्ट कहां से आया? तो उस मॉडर्न कॉन्सेप्ट का, मेमोरी का कॉन्सेप्ट एडसेक से आया, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर में। अब 1951 में पहला कमर्शियल कंप्यूटर बनाया गया, यानी ऐसा कंप्यूटर जिसका इस्तेमाल कमर्शियल लेवल पर किया जा सके। उस कंप्यूटर का नाम था यूनिवैक 1, इसका पूरा नाम है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो 1951 एक ऐसा दौर था जहां पहला पर्सनल कंप्यूटर या पहला कमर्शियल कंप्यूटर बनकर आया। 1952 की बात करें तो इसी एनिक, जो एनिक के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे 44 में, इसी का एक एडवांस्ड मॉडल बना जिसको हम लोग बोलते हैं एडवैक। यानी एडवैक का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर बनाया गया। यह सिलसिला चलता रहा और 1971 में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होने लगा। माइक्रो प्रोसेसर्स को किसके साथ इस्तेमाल करते थे? सिलिकॉन चिप के साथ। और पहला माइक्रो प्रोसेसर जो बना वो था इंटेल का 4004। इसके बाद कई सारी कंपनियां आई जिन लोगों ने
पर्सनल कंप्यूटर बनाना स्टार्ट करा। 1977 में पहला पर्सनल कंप्यूटर बनाया गया, किसके द्वारा? एप्पल के द्वारा। तब से लेकर आज तक यह सिलसिला चलता आ रहा है। तो ये जो हमारा कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट था, आप सब जानते हैं कि एक दिन में नहीं आया। कैलकुलेशन से हम लोग आज ऑटोमेशन पर आ गए हैं, एआई की बात करते हैं। तो इसी चीज को समझने के लिए हम लोग कंप्यूटर को 5 अलग अलग जेनरेशंस में डिवाइड करते हैं। 5 अलग अलग जेनरेशंस में डिवाइड करते हैं। पहला जेनरेशन जो था उसका दौर था 1940 से 1956। 1940 से 1956 तक का पहला जेनरेशन था। इस जेनरेशन में जो कंप्यूटर के अंदर सर्किट बना हुआ था वो वैक्यूम ट्यूब का बना होता था, और यहां पर जो स्टोर करने की क्षमता थी वो 20 केबी थी। अब जो ये हमारा वैक्यूम ट्यूब से बना हुआ कंप्यूटर था, यह भी आवश्यक है जानना कि इसका प्रोसेसिंग स्पीड कितना होगा। तो इसका प्रोसेसिंग स्पीड की अगर बात करें तो वो 300 इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 300 इंस्ट्रक्शंस को वो सॉल्व कर सकता था। इस दौरान मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था। अब मशीन लैंग्वेज क्या है उसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। और कौन कौन से कंप्यूटर्स इस दौरान बने, तो उसके उदाहरण के तौर पे यूनिवैक और एडवैक, ये दो ऐसे उदाहरण हैं जिसको हम लोग जानते हैं। सेकेंड जेनरेशन में इसी वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया गया ट्रांजिस्टर से, और ट्रांजिस्टर लगाने की वजह से जो मेमोरी कैपेसिटी था वो 20 से बढ़कर 20 केबी से बढ़कर 20 किलोबाइट से बढ़कर 128 किलोबाइट हो गया। लेकिन प्रोसेसिंग स्पीड पे कोई असर नहीं पड़ा। अभी भी हमारा मशीन 300 इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड ही प्रोसेस कर पा रहा था। अब समस्या यह थी कि हमें अपने लैंग्वेजेस को बदलना था, मशीन लैंग्वेज को बदलना था। तो मशीन लैंग्वेज को बदलकर इस दौर में असेंबली लैंग्वेज या अर्ली हाई लेवल लैंग्वेज जिसको बोलते हैं फोटॉन, कोबोल और एल्गोल को इंट्रोड्यूस किया गया। इस समय में कुछ एग्जाम्पल्स थे आईबीएम का 1401 सीरीज, आईबीएम का 7094 सीरीज, सीडीसी 3600 का सीरीज, यूनिवैक, कई सारे सीरीज आए इसमें। अब बात आती है कि इसी का एक और एडवांस्ड वर्जन बनाया गया और वो थर्ड जेनरेशन में आया, जहां पे ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस कर दिया गया आईसी से, इंटीग्रेटेड सर्किट से। आईसी आने के बाद मेमोरी कैपेसिटी 1 MB तक बढ़ गई और प्रोसेसिंग स्पीड जो था वो 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 1 मिलियन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर पा रहा था। इसी थर्ड जनरेशन में सी और C++ आया और आईबीएम के 360 सीरीज के कंप्यूटर्स और 1900 सीरीज के कंप्यूटर्स आने लगे। जब हम लोग फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं, 1971 से अभी तक का दौर है जहां हम लोग माइक्रो प्रोसेसर्स की बात करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, यानी कहा जाए तो बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को यहां पे जोड़कर VLSI बनाया गया। अब यहां पे क्या हुआ, तो VLSI की वजह से मैग्नेटिक कोर मेमोरी आया और मेमोरी में यानी कहा जाए स्टोर करने की क्षमता यहां और बढ़ गई। यहां पे कंप्यूटर जो था वो थर्ड जनरेशन से भी तेज काम करता था और इस दौर में C++ के अलावा जावा आ गया। माइक्रोसॉफ्ट का पेंटियम सीरीज मल्टीमीडिया कुछ इस दौरान के कंप्यूटर्स के उदाहरण हैं जिसका इस्तेमाल बहुत दिनों तक किया गया। अब अगर आगे चले तो हमारे पास एक फिफ्थ जनरेशन है। फिफ्थ जनरेशन कौन सा है, तो ये फिफ्थ जनरेशन अभी भी है और इसके आने वाले बाकी के जो दौर होंगे
यानी बाकी का जो अपडेट होगा वो भी हमारा 5th जनरेशन के अंदर ही आएगा। अब 5th जनरेशन की बात करें तो क्या होगा, तो यहां पे ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी यहां पे और ट्रांजिस्टर्स को टाइटली पैक कर दिया गया। टाइटली पैक करने की वजह से यहां पर क्या हुआ, तो टाइटली पैक करने की वजह से यहां पर हमारा प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ गया। अब प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ गया तो भाई इसमें कंप्यूटर्स भी आए होंगे। तो आज जो हम कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं वो सब इसी दौर के हैं। एआई की हम लोग बात करते हैं तो एआई भी इसी ULSI का पार्ट है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का। और क्या क्या बेहतर हो सकता है और क्या कर सकते हैं इसमें, ये सारे स्कोप जो हैं डेवलपमेंट के वो भी इसी में आते हैं ULSI में। तो आगे चलते हैं, यह जानते हैं कि जो हम लोग बार बार सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, ये सेमीकंडक्टर्स है क्या, ये ULSI VLSI है क्या। तो अगर हम इस दौर की बात करें ULSI VLSI की, तो ये सारे जो हैं वो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं। कौन से कंपोनेंट्स हैं, कैसे काम करते हैं, आइए ये जानते हैं। देखिए होता क्या है कि हमारा कंप्यूटर प्रेजेंट जनरेशन जो है, मैंने आपको बताया कि वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स आईसी का बना हुआ है। अब आईसी की बात करें तो आईसी क्या होता है, आईसी जो होता है ये कलेक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर्स होता है। बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को इकट्ठा करके आईसी बनाया जाता है। अब इन्हीं सारे ट्रांजिस्टर्स को हम लोग एक जगह इकट्ठा करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं सेमी कंडक्टर मटीरियल। एक जगह जोड़कर रखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेमी कंडक्टर मटीरियल। तो एक कंप्यूटर सिस्टम जो होता है ना वो बहुत सारे कंपोनेंट्स का बना होता है और वो सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, कैसे, सेमीकंडक्टर मटेरियल से। अब ये सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होता है, तो इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं। छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स का ये कॉम्बिनेशन होता है। तो वही लिखा गया है, द बेसिक यूनिट ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स इज एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिस्टर्स। यानी सेमीकंडक्टर का जो सबसे छोटा टुकड़ा होता है, सबसे छोटा पार्ट होता है, सबसे छोटा अणु होता है, वो क्या होता है, वो ट्रांजिस्टर होता है। अब इन ट्रांजिस्टर्स को हम इकट्ठा करके क्या करते हैं, एक सेमीकंडक्टर चिप बनाते हैं। आई होप कि आप लोग को चीजें समझ में आ रही हैं। अब क्या होता है कि जितना ज्यादा इसके अंदर ट्रांजिस्टर लगा होगा उतना ही ज्यादा कंप्यूटर का मेमोरी बड़ा होगा, यानी उतना ही डेटा कंप्यूटर वहां पे स्टोर कर पाएगा। क्यों, अब 2 मिनट पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए इस ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हम लोग कंप्यूटर में 2 जगहों पे करते हैं। पहला जो है इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं मेमोरी यानी रैम बनाने के लिए। अब इसका इस्तेमाल हार्ड डिस्क बनाने के लिए भी किया जाने लगा है। दूसरा हम लोग इसका इस्तेमाल कहां करते हैं, तो दूसरा इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं सीपीयू बनाने के लिए, यानी प्रोसेसिंग यूनिट्स बनाने के लिए। सीपीयू कहें तो प्रोसेसिंग यूनिट बनाने के लिए भी करते हैं। अब होता क्या है, क्योंकि यह प्रोसेसिंग यूनिट और रैम किससे बनता है, ट्रांजिस्टर से बनता है। तो वही यहां पे बताया गया है कि जितना ज्यादा ट्रांजिस्टर होगा उतना ज्यादा स्टोरेज होगा हाई। जितना ज्यादा ट्रांजिस्टर लगा होगा उतना ही हमारा प्रोसेसिंग स्पीड भी बढ़ जाएगा। तो इसीलिए कितने ट्रांजिस्टर्स हो सकते हैं, ट्रांजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन कितना हो सकता है, उसी ट्रांजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन को दर्शाने के लिए हम लोग 4 स्टेजेस का यूज करते हैं, माफ चाहते हैं 5 स्टेजेस का यूज करते हैं।
कौन कौन सा? पहला स्टेज जो है वो होता है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, दूसरा हमारा होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, तीसरा होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, चौथा होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, पांचवा होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यानी अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेशन की अगर बात करें या अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की बात करें तो यहां पर ट्रांजिस्टर्स का जो संख्या होगा वो सबसे ज्यादा होगा। ट्रांजिस्टर्स ज्यादा है तो ऐसे कंप्यूटर्स का प्रोसेसिंग स्पीड जो होगा वो भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब बात आती है कि कितने ट्रांजिस्टर्स हम लगा सकते हैं एक सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर। इसी चीज को दर्शाने के लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं जिसको बोलते हैं चिप कॉम्प्लेक्सिटी। चिप कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? तो चिप कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि कितने ट्रांजिस्टर्स एक चिप में लग सकते हैं। यानी एक सेमीकंडक्टर का मान लीजिए ये बोर्ड है, इस बोर्ड में कितना ट्रांजिस्टर लगेगा, इसी को बताने का काम कौन करता है? चिप कॉम्प्लेक्सिटी करता है। तो चिप कॉम्प्लेक्सिटी यह बताता है कि कितने ट्रांजिस्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, एक सेमीकंडक्टर बोर्ड में इसको हम लोग चिप कॉम्प्लेक्सिटी से दर्शाते हैं। अब बात यह आती है कि जो हमारा चिप है या जो हमारे ट्रांजिस्टर्स हैं उसका इंपैक्ट क्या होगा, हम उसको यूज कैसे करते हैं। ठीक है, अब एक बात आप यह ध्यान रखेंगे कि जिस तरीके से कंप्यूटर का डेवलपमेंट हो रहा है, कंप्यूटर के प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ रही है, उस दौर में अगर आप हाई प्रोसेसिंग स्पीड चाहते हैं तो आपको आपके ट्रांजिस्टर्स का डायमेंशन को कम करना पड़ेगा। यानी डायमेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर रिक्वायर्ड टू बी मिनिमाइज्ड। क्यों? क्योंकि अगर ट्रांजिस्टर का साइज छोटा होगा तो स्वाभाविक सी बात है एक छोटे बोर्ड में भी ज्यादा से ज्यादा ट्रांजिस्टर अटेगा, और ज्यादा से ज्यादा ट्रांजिस्टर अटेगा तो ऑटोमेटिकली प्रोसेसिंग स्पीड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो वही यहां पे लिखा है, विदाउट चेंजिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ द डिवाइस। आपको क्या करना है? ट्रांजिस्टर का संख्या बढ़ाना है। ट्रांजिस्टर बढ़ा तो कंप्यूटर का प्रोसेसिंग स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। दूसरी बात अब ये आती है कि अ डिक्रीज इन फीचर साइज, यानी अगर आप इसमें ट्रांजिस्टर्स की संख्या कम कर देते हैं तो और इससे बेनिफिट क्या होता है? तो और छोटा कर देंगे तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो छोटे मेमोरीज हैं यानी रैम, उनको आप बना सकते हो। तो आज जो रैम बनता है वो भी एक उदाहरण है किस चीज का? तो सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना हुआ है। अब एक ट्रांजिस्टर कितना हो सकता है? जैसे मान लीजिए एक सेमीकंडक्टर चिप है, इस चिप के अंदर कितने ट्रांजिस्टर्स हो सकते हैं? ऐसा नहीं है कि मेरा मन कह रहा है कि हम 1000 ट्रांजिस्टर रखेंगे तो 1000 रख दे, मेरा मन करता है कि 2000 ट्रांजिस्टर रखना है तो 2000 रख दे। नहीं, तो इसको डिसाइड करने का काम कौन करता है? कोई क्या नियम है? तो हाँ, इसके लिए एक नियम है। उसी नियम को हम लोग कहते हैं मूर्स लॉ। मूर्स लॉ क्या होता है? तो मूर्स लॉ यह बताता है कि नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स पर चिप इज डिफाइंड बाय मूर्स लॉ। यानी मूर्स लॉ जो है वो डिफाइन करता है कि कितने चिप एक ट्रांजिस्टर्स में, माफी चाहते हैं, एक चिप के अंदर कितने ट्रांजिस्टर्स हो सकते हैं। तो एक चिप के अंदर कितने ट्रांजिस्टर्स हो सकते हैं बताने का काम करता है अपना मूर्स लॉ। अब यह सेमीकंडक्टर चिप जो होता है, अगर हम इन सेमीकंडक्टर चिप्स की बात करें तो इसका दो ही आउटपुट हो सकता है। इसके दो ही आउटपुट हो सकते हैं। कौन कौन सा? इसका आउटपुट या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि 0 एंड 1 जो है वही हमारे सीपीयू के द्वारा समझा जाता है।
क्यों सीपीयू के द्वारा 0 एंड 1 समझा जाता है? तो ये अभी तक आप समझ गए होंगे कि सीपीयू किस चीज का बना है, ट्रांजिस्टर्स का। ट्रांजिस्टर्स को कहां पे बैठा के रखा गया? एक बोर्ड पे, उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर चिप। और सेमीकंडक्टर चिप दो ही चीज समझ सकता है, 0 एंड 1। इसी 0 एंड 1 को हम लोग बाइनरी डिजिट बोलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमारा कंप्यूटर जो है वो सिर्फ बाइनरी नंबर समझता है। तो यहां बताया गया है कि सेमीकंडक्टर चिप्स हैव टू स्टेबल स्टेट्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यानी सेमीकंडक्टर चिप्स जो हैं वो दो तरीके के रिप्रेजेंटेशन समझते हैं। कौन कौन सा? बिट्स 0 एंड बिट 1, बिट 0 एंड बिट 1, 0 एंड 1 को समझता है। क्योंकि ये 0 एंड 1 को समझता है, इसीलिए हम ये कहते हैं कि द कंप्यूटर इज अ डिजिटल डिवाइस। इसीलिए कहा जाता है कि कंप्यूटर एक डिजिटल डिवाइस है और वो सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है किसका इस्तेमाल करके? बिट्स का इस्तेमाल करके, बाइनरी डिजिट्स का इस्तेमाल करके। द ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन द सीपीयू। तो जो भी 0 एंड 1 से लेकर काम होता है वो सारा का सारा काम कहां पे किया जाता है? सीपीयू के अंदर होता है। अब हमारा सीपीयू जो है वो दिखता कैसा है, वो कैसा काम करता है, उसका कॉम्पोजिशन कैसा है, क्या कोई आदमी सीपीयू का डिजाइन बना सकता है? इन सब के बारे में जानना पड़ेगा हमें। तो हमारा और आपका सीपीयू जो है, आप अपने घर पे यूज करते होंगे या हम अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में जो यूज करते होंगे, वो कुछ इस प्रकार से चलता है। हमारे सीपीयूज में क्या होता है कि एक इनपुट यूनिट होता है। यानी इनपुट यूनिट की बात करें तो मान लीजिए यह कीबोर्ड है या मान लीजिए कि यहां पे माउस है। तो कीबोर्ड और माउस के माध्यम से हम निर्देश देते हैं, वो इस सीपीयू के अंदर जाता है और फिर हमें यहां पर मॉनिटर के माध्यम से आउटपुट दिख जाता है, या हो सकता है कि प्रिंटर के माध्यम से हमें हार्ड कॉपीज मिल जाएं। लेकिन ये हम लोग नहीं जानते कि भाई आउटपुट दिखाने तक कंप्यूटर क्या क्या करता है। तो कंप्यूटर का सीपीयू जो होता है वो 3 हिस्सों का बना होता है। पहला हिस्सा जो है वो है कंट्रोल यूनिट, दूसरा हिस्सा जो है वो है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और तीसरा हिस्सा जो होता है वो होता है मेमोरी यूनिट। तो सीपीयू के 3 कंपोनेंट्स हो गए, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और तीसरा हमारा हो गया मेमोरी यूनिट। कंट्रोल यूनिट जो होता है उसके अंदर 3 चीजें होती हैं। पहला होता है क्लॉक सिग्नल, लॉजिक, कंट्रोल सिग्नल। मेमोरी यूनिट की बात करें तो मेमोरी यूनिट 3 चीजों का बना होता है। पहला होता है इंटरनल रजिस्टर, दूसरा होता है कैश मेमोरी, एक होता है मेन मेमोरी। तो अब ये जानना है हमें कि क्लॉक सिग्नल क्या है, लॉजिक क्या है, कंट्रोल सिग्नल क्या है, इंटरनल रजिस्टर क्या है, कैश मेमोरी क्या है, मेन मेमोरी क्या है। तो सुनने में ये टर्म्स बहुत आसान लग रहे हैं। क्या है सर, क्या है कैश मेमोरी? ये कैश मेमोरी है। मेन मेमोरी क्या है सर? तो मान लीजिए ये हमारा मेन मेमोरी है। यानी आप सबके मन में एक डेफिनेशन इसका चल रहा होगा। मेरे कहने का तात्पर्य यही है। लेकिन क्या डेफिनेशन से हम एग्जाम निकाल पाएंगे? तो नहीं। हमें डिटेल में जानना होगा कि वो कैसे काम करता है, सिग्नल्स कैसे ट्रांसफर होते हैं। इन सब की चर्चा हम करेंगे। इससे पहले एक बड़ा प्रश्न ये बनता है कि ये किसने बनाया, ये आउटले किसने बनाया कि ऐसा ही हमारा सीपीयू का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। तो सीपीयू के कंस्ट्रक्शन की जहां बात होती है वहीं से एक कॉन्सेप्ट निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं आर्किटेक्चर ऑफ अ कंप्यूटर। तो आर्किटेक्चर ऑफ अ कंप्यूटर होता क्या है? तो आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर जो होता है यह एक कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शनैलिटी को बताता है कि एक सीपीयू कैसा काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। यह बताने का काम जो है वो हमारा आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर करता है। अब कितने आर्किटेक्चर हैं हमारे कंप्यूटर के, कहां कहां से बनाए गए हैं, क्यों बनाए गए हैं, उसमें क्या चेंजेस हैं, ये सब हमें जानना पड़ेगा।
इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि हमें एक चीज और जानने की आवश्यकता है, वो यह है कि क्या हमारा जो स्मार्टफोन है वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है या उसके लिए कोई अलग आर्किटेक्चर होगा। तो अगर हम लोग बात करें फंक्शनैलिटी या आर्किटेक्चर की, तो पहला और सबसे पुराना आर्किटेक्चर जो है वो हमारे पास है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर। वॉन न्यू आर्किटेक्चर। अब ये क्या होता है, वॉन न्यूमैन क्या होता है, कैसे काम करता है, ये हमें जानना है। अब इसी वॉन न्यूमैन के बाद हमारे पास एक नेक्स्ट आया जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसटन आर्किटेक्चर। क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसटन आर्किटेक्चर। प्रिंसटन के बाद हमारे पास एक है हार्वर्ड आर्किटेक्चर। हार्वर्ड के बाद हमारे पास है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। इंस्ट्रक्शन सेट के बाद है रिस्क एंड सिस्क। उसके बाद मल्टी प्रोसेसर एंड मल्टी कोर आर्किटेक्चर। और एक और हमें जानना है अपने एग्जाम के लिए, वो है मोबाइल आर्किटेक्चर। जैसे आप और हम एंड्रॉइड फोन्स यूज करते हैं, तो एंड्रॉइड फोन किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, उसका भी तो कोई ना कोई समीकरण होगा, उसको भी बनाने का कोई तरीका होगा, उसमें भी ट्रांजिस्टर्स को एडजस्ट करते होंगे, वहां पे भी मेमोरी को एडजस्ट करते होंगे। तो उसके लिए एक अलग सा आर्किटेक्चर है जिसको हम और आप मोबाइल आर्किटेक्चर के नाम से जानते हैं। तो ये हमें यहां पर जानना है। अब बात यह आती है कि आज जो कंप्यूटर आप यूज करते हैं वो कौन से कॉन्सेप्ट पे, कौन से आर्किटेक्चर पे चलता है। तो आज भी हम जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर यूज करते हैं वो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पे ही चलता है। इसको बनाने वाले थे जॉन वॉन न्यूमैन। तो आज आपके घर पे जो कंप्यूटर चल रहा है, आज मेरे घर पे जो कंप्यूटर चल रहा है, वो जॉन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो आइए एक एक करके हम लोग इसके बारे में जानते हैं। जो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है वो यह कहता है कि आप किसी भी इनपुट डिवाइस के माध्यम से निर्देश दीजिए। इनपुट डिवाइस क्या हो सकता है, तो कोई भी कीबोर्ड हो सकता है, किसी माउस के माध्यम से दे दीजिए या जॉयस्टिक के माध्यम से दे दीजिए। किसी भी माध्यम से, किसी भी मीडियम से आप इंस्ट्रक्शन दीजिए, उस इंस्ट्रक्शन को सीपीयू के अंदर ले जाया जाएगा, सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा और फिर आउटपुट डिवाइस के मार्फत उस इंस्ट्रक्शन को बाहर दिखा देगा। आउटपुट डिवाइस अपना क्या हो सकता है, मॉनिटर हो सकता है। आउटपुट डिवाइस अपना क्या हो सकता है, तो मॉनिटर के अलावा प्रिंटर हो सकता है, बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। इस बीच हमारा जो सीपीयू होगा वो 3 कंपोनेंट का होगा, कंट्रोल यूनिट, लॉजिक जिसको एएलयू बोलते हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और मेमोरी यूनिट। तो ये जो बेसिक कंपोनेंट बताया गया, ये बेसिक स्ट्रक्चर ढांचा दिया गया, वो जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा था। उसी को हम लोग वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर कहते हैं, जिसका इस्तेमाल आज आप कर रहे हैं। तो अगर ये पूछा जाए कि भैया इस आर्किटेक्चर के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं, तो इस आर्किटेक्चर के जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो है सीपीयू। ये सीपीयू है हमारा जो आप देख रहे हैं डायग्राम में। मेमोरी यूनिट, इसके अंदर मेमोरी यूनिट्स लगे हैं। ये इनपुट आउटपुट डिवाइस, इसकी चर्चा हम लोग यहां कर चुके हैं। और कनेक्शन स्ट्रक्चर, चौथा पार्ट जो है वो कनेक्शन स्ट्रक्चर। कनेक्शन स्ट्रक्चर क्या है, तो आप और हम जब एक कंप्यूटर को खोलते हैं, सीपीयू को खोलते हैं, तो हमें यह दिखता है कि भैया कीबोर्ड को तार के माध्यम से, यूएसबी पोर्ट के माध्यम से लगा दिया। आपको यह दिखता है कि सीपीयू के अलग अलग हिस्सों को वायर से जोड़ दिया, सीपीयू से मॉनिटर को वायर से जोड़ दिया। तो वो वायर होता क्या है, कैसे काम करता है, वायर की फंक्शनिंग क्या है, कितने टाइप्स के वायर है, ये हमें जानना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले हम लोग चलेंगे तो जिन बेसिक टर्म्स को हमने देखा, बेसिक कंपोनेंट्स को देखा, आइए उसकी परिभाषा को समझते हैं। परिभाषा जानने से यह फायदा होता है कि आप एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव दोनों सीख जाते हैं, और जब कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल
नहीं होता है। सीपीयू की अगर बात करें तो सीपीयू क्या करता है, तो ये प्रोसेसिंग करता है किसका, डेटा का। और जो डेटा का प्रोसेसिंग करता है उसको प्रोसेस करने के बाद क्या करेगा, तो उसको स्टोर कर देगा कहां पे, या तो मेमोरी में, या तो वो किसी दूसरे डिवाइस के माध्यम से बाहर दिखाने का कोशिश करेगा, यानी डिस्प्ले कराने का कोशिश करेगा। तो सीपीयू जो है दो काम करता है, पहला डेटा को प्रोसेस करेगा, कहां पे डेटा स्टोर होगा, मेमोरी में। तो या तो डायरेक्टली वो मेमोरी में आकर डेटा प्रोसेस कर रहा होगा, या दूसरा काम यह करता है कि हम लोग कई बार देखे होंगे कि जब प्रोग्राम लिखते हैं या कुछ टाइप करते हैं तो कीबोर्ड से बटन दबाते हैं, कीबोर्ड से की दबाते हैं। तो यानी हम लोग दूसरा इंस्ट्रक्शन देने का माध्यम क्या हो गया, इनपुट डिवाइस। तो सीपीयू या तो मेमोरी से लेकर प्रोसेसिंग करेगा, या तो इनपुट डिवाइस से डेटा लेकर प्रोसेसिंग करता है। अब बात यह आती है कि मेमोरी और आउटपुट डिवाइसेस क्या करते हैं। तो मेमोरी का काम भी यह है कि वो उसको डेटा को सेव करेगा, प्रोसेसिंग किए हुए डेटा को सेव करेगा, या नॉन प्रोसेस्ड डेटा को भी सेव करेगा। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, तो वो इंस्ट्रक्शंस को दिखाने का काम करता है कहां पे, आउटपुट डिवाइस के माध्यम से। अब बात यह आती है कि एक हमारे पास दूसरा टर्म आ गया, रजिस्टर। तो रजिस्टर जो है यह भी एक मेमोरी यूनिट ही है। रजिस्टर जो है यह भी एक मेमोरी यूनिट ही है, लेकिन यह क्या करता है कि यह टेम्पोररी स्टोरेज करता है। टेम्पोररी स्टोरेज करता है, कैसे करता है, क्या इस्तेमाल होता है, ये सब डिटेल में चर्चा हम लोग करेंगे। बसेस, अब जैसे मैंने आपसे बताया कि वायर लगा होता है सीपीयू के अंदर, तो हमें सिर्फ वायर दिखता है। हम लोग ये समझते हैं कि ठीक है भाई ये अपना हार्ड डिस्क है, तो हार्ड डिस्क वायर से जुड़ा हुआ है, किससे, मदरबोर्ड से। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ कनेक्शंस ऐसे भी हैं जो हमें जानना है। तो वहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बस, BUS, बस। तो इसका प्लूरल टर्म हो गया बसेस। जो बसेस होती हैं वो तीन तरीके के होती हैं। पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं एड्रेस बस, दूसरा हमारे पास जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेटा बस, और तीसरा हमारे पास होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल बस। तो तीन तरीके का बस होता है। आई रिपीट, मैं फिर से दोहराऊंगा, पहला हमारे पास हो गया एड्रेस, दूसरा हो गया डेटा, और तीसरा हमारा हो गया कंट्रोल बस। इन तीनों का अलग अलग काम भी है, क्या है वो हम लोग जानेंगे। अब इनपुट डिवाइस, तो जैसे मैंने बताया इनपुट डिवाइस का काम होता है फेच करना, डेटा को लाना। तो इट फेचेस डेटा और कमांड्स। तो डेटा फेच करके ले आता है, और उसका प्रोसेसिंग करने का जो काम होगा वो कौन करता है, तो हमारे कंप्यूटर का सीपीयू करता है। अब बात यह आती है कि यह तो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर था जिसको आप हम यूज कर रहे हैं। इसी वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का एक और वर्जन है जिसको हम लोग वॉन न्यूमैन प्रिंसटन आर्किटेक्चर बोलते हैं, या इसी आर्किटेक्चर को सिर्फ प्रिंसटन आर्किटेक्चर के नाम से भी जानते हैं। तो ये प्रिंसटन आर्किटेक्चर क्या होता है, या वॉन न्यूमैन प्रिंसटन आर्किटेक्चर क्या होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो देखिए आपके सामने एक ड्राइंग बना हुआ है। इस डायग्राम से, इस ड्राइंग के माध्यम से हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप देख रहे होंगे तो मैंने आपको बताया कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर में बताया गया कि हमारे पास एक कंट्रोल यूनिट होता है, एक ALU होता है, और एक मेमोरी होता है, यानी मेमोरी यूनिट होता है, माफी चाहते हैं, मेमोरी यूनिट होता है जो अलग अलग प्रकार के मेमोरी से बना होता है। तो अगर आप यहां पर देख रहे होंगे तो ये तीनों चीजें हैं, ये हमारा मेमोरी, ये हमारा ALU, ये हमारा कंट्रोल यूनिट। अब यहां पर अगर आप देख रहे होंगे तो ALU और कंट्रोल यूनिट को जोड़ने के लिए यही एक बस है, बस यही एक कनेक्शन स्टैब्लिश किया गया, और यही कनेक्शन जो है वो मेमोरी को जोड़ता है। यानी कहा जाए तो ALU से अगर हमें डेटा भेजना है मेमोरी को तो इसी रास्ते जाएगा, और मेमोरी से अगर हमको डेटा लाना है कहीं भी, मान लीजिए ALU में, तो इसी रास्ते आएगा। मेमोरी से हमको कंट्रोल यूनिट ले आना है तो इसी रास्ते आएगा।
तो यहां पर आप एक चीज समझ रहे हैं कि सिंगल कनेक्शन मीडियम है या सिंगल मीडियम ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेटा है, यानी एक ही मीडियम से डेटा ट्रांसफर हो रहा है। तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? तो इसकी अच्छाई भी है और बुराई भी है। क्या है वो हम लोग यहां पर समझेंगे। तो वॉन न्यूमैनन और प्रिंसटन वॉन न्यूमैनन में यही अंतर है। वॉन न्यूमैनन ने कहा कि हम अलग अलग कनेक्शंस यूज करेंगे, जिसको उन्होंने बस का नाम दिया। 3 तरीके के बस मैंने आपको बताए। लेकिन प्रिंसटन ने कहा कि नहीं, हम लोग एक ही मीडियम यूज करेंगे और उसी से डेटा ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो वही यहां बताया गया है। तो पहला पॉइंट अगर आप देखेंगे तो पहला पॉइंट यही कहता है कि डेटा एंड इंस्ट्रक्शन शेयर द सेम मेमोरी स्पेस, यानी एक ही मेमोरी के द्वारा डेटा शेयर हो रहा है। इससे क्या फायदा हुआ? तो एक ही माध्यम से डेटा शेयर हो रहा है, एक ही माध्यम से निर्देश जा रहा है, तो उससे फायदा यह हुआ कि हमारा हार्डवेयर कनेक्शन जो है वो बहुत आसानी से हो गया। तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है इजी हार्डवेयर कनेक्शन टू मेमोरी, यानी हार्डवेयर कनेक्शन जो हो गया वो इजी हो गया। क्यों? एज ओनली वन कनेक्शन इज रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि एक ही कनेक्शन चाहिए, इसलिए हमारा कनेक्शन आसान हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? तो इसमें पहले से इस कंप्यूटर में आप एप्लीकेशंस भी रख सकते हैं, प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें यही नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि सच कंप्यूटर्स कैन बी प्रोग्राम्ड टू डू वेरियस टास्क्स, यानी इस कंप्यूटर का इस्तेमाल या ऐसे कंप्यूटर को हम लोग अलग अलग काम को करने के लिए भी बना सकते हैं, या एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, उसी एप्लीकेशन को ये रन कराएगा। इसीलिए इसका एक दूसरा नाम भी है, उसका नाम है स्टोर्ड सिस्टम कंप्यूटर। स्टोर्ड सिस्टम कंप्यूटर। तो स्टोर्ड सिस्टम कंप्यूटर हम क्यों कहते हैं? तो स्टोर्ड सिस्टम कंप्यूटर इसलिए कहते हैं ताकि पहले से जो डेटा सेव है ना, उस डेटा को भी यह रन कर सकता है, पहले से जो एप्लीकेशन है उसको भी यह रन कर सकता है। इसीलिए हम लोग इसको वॉन न्यूमैनन प्रिंसटन या स्टोर्ड सिस्टम कंप्यूटर भी कहते हैं। लेकिन मैंने ये बताया कि इस प्रिंसटन या वॉन न्यूमैनन आर्किटेक्चर का, प्रिंसटन वॉन न्यूमैनन आर्किटेक्चर के कुछ नुकसान भी हैं, बॉटलनेक्स जिसको बोलते हैं। क्या नुकसान है? तो जैसा मैंने बताया कि एक ही माध्यम से डेटा मेमोरी में जाएगा और मेमोरी से आएगा। तो क्योंकि एक ही माध्यम है तो यहां पर साइमल्टेनियस एक्शन नहीं हो सकता। साइमल्टेनियस एक्शन का मतलब क्या हो गया कि एक बार में एक से अधिक काम करना पॉसिबल नहीं है। ये संभव नहीं है कि डेटा आएगा भी डेटा जाएगा भी। दो ही चीज हो सकता है, माफी चाहते हैं, एक ही चीज हो सकता है, या तो डेटा आएगा या तो डेटा जाएगा। दोनों इकट्ठे करना संभव यहां नहीं है। तो सबसे बड़ा नुकसान यही है कि साइमल्टेनियस एक्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई बस फैसिलिटी नहीं है, यानी सिस्टम बस नहीं है, अलग अलग माध्यम नहीं है। अब क्या होगा? एक ही माध्यम से डेटा आएगा भी, एक ही माध्यम से डेटा जाएगा भी। एक ही मीडियम है, एक ही मीडियम से दोनों तरफ से डेटा का ट्रांसफर होगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर यह डेटा यहाँ ALU को भेज रहा है, मेमोरी से डेटा अगर ALU को आ रहा है, तो पहले यह अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, तब जाकर ALU मेमोरी को भेज पाएगा, या तब जाकर CU मेमोरी को भेज पाएगा। तो एक काम पूरा होने के बाद दूसरा काम लगेगा। इससे क्या होगा कि कंप्यूटर का जो परफॉर्मेंस है वो हैम्पर करेगा। कंप्यूटर एक काम को करने में ज्यादा टाइम लेगा, इसीलिए हमारा कंप्यूटर कहेंगे कि स्लो हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट यही कहता है, thus may result in reduction in the performance of the system, यानी हमारे कंप्यूटर का जो सिस्टम है, हमारे कंप्यूटर का जो परफॉर्मेंस है वो क्या होगा? कम हो जाएगा। इसी कड़ी के बाद एक नया
हमारे पास आर्किटेक्चर बना और उस आर्किटेक्चर को हम लोग कहते हैं हार्वर्ड आर्किटेक्चर। तो हार्वर्ड आर्किटेक्चर की अगर हम लोग बात करें तो आप पूछेंगे कि सर हार्वर्ड आर्किटेक्चर में या हार्वर्ड आर्किटेक्चर में अंतर क्या है सर, प्रिंसटन से या वॉन न्यूमैनन से? तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि वॉन न्यूमैनन का जो आर्किटेक्चर था उसी में थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन करते गए तो हमारा एक आर्किटेक्चर नया बनता गया। तो प्रिंसटन वॉन न्यूमैनन में जो दिक्कत थी, दिक्कत क्या थी कि एक ही माध्यम से डेटा जाता और आता था, उसको हम लोग यहाँ पे शॉर्ट आउट करते हैं। पहली बात तो कैसे शॉर्ट आउट करते हैं? तो ये कहता है, ये देखिए, ये कहता है कि मान लीजिए कंट्रोल यूनिट है, कलर चेंज कर ले हम लोग अपना, एक कंट्रोल यूनिट है मान लीजिए ये हमारा। तो कंट्रोल यूनिट जो है अलग से जुड़ा है किससे? इंस्ट्रक्शन मेमोरी से। और कंट्रोल यूनिट अलग से जुड़ा है किससे? डेटा मेमोरी से। यानी कहा जाए तो यहाँ पे दो तरीके के मेमोरीज आ गए, पहला इंस्ट्रक्शन मेमोरी और दूसरा डेटा मेमोरी। डेटा मेमोरी क्या करता था? तो डेटा मेमोरी जो है, मान लीजिए पहले से कोई ऐप है आपके कंप्यूटर में, पहले से कोई फाइल है, तो उसको सेव करने का काम कौन करेगा? डेटा मेमोरी। इंस्ट्रक्शन मेमोरी क्या करेगा? तो इंस्ट्रक्शन मेमोरी जो है, मान लीजिए कोई प्रोग्राम आप रन करा रहे हैं, रन कराने के दौरान कीबोर्ड से आपको कोई जानकारी लेना है या माउस के क्लिक से कोई जानकारी लेना है, तो वो किसके माध्यम से आता? इंस्ट्रक्शन मेमोरी के माध्यम से आता। तो यहां पर क्या हो गया? मेमोरी को दो हिस्सों में बांट दिया गया हार्वर्ड आर्किटेक्चर में। पहला क्या हो गया? इंस्ट्रक्शन, और दूसरा क्या हो गया? डेटा। तो इससे क्या हो गया कि सेव करने का एक अलग रास्ता हो गया, डेटा को फेच करने का अलग रास्ता हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट आता है, वो है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर, ISA। तो ISA की अगर हम लोग बात करें तो ये ISA होता क्या है, कैसे काम करता है, क्या आज भी हम इसको अपने कंप्यूटर्स में फॉलो करते हैं? तो करते हैं। कैसे करते हैं ये हम लोग जानेंगे, लेकिन अब अगली क्लास में। तब तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें तथा हमें हर उस इंसान तक पहुंचने में मदद करिए जो इस परीक्षा की तैयारी कर रहा हो।